समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ सर। यस यस। तो बेसिकली जो फोकस बना के रखना है, वो बना के रखना किसके ऊपर? कंसेप्ट के ऊपर। आप लोगों को कोई भी नोट पेज वगैरह लेने की जरूरत नहीं है वहां से। ठीक है। जो भी मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करूंगा, जो भी मैं वाइस यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। जो भी मैं डायग्राम में यूज करूंगा, सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। इवन जो भी मैं डॉक्यूमेंटेशन यूज होऊंगा, वो आपके सामने ओपन करूंगा ऑफिशियल साइट पे, और किस तरीके से डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं, तो वो सारी चीजें भी रिकॉर्डिंग होंगी। ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ इस मोड से बैठना है कि मैं आपको कोई प्रोजेक्ट्स करके दिखा रहा हूँ, और उस प्रोजेक्ट्स के में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डाउट्स है, वो आपको लेके आने हैं बस। ठीक है। तो मुझे एक बार बता दो, आप लोग अभी क्या करते हो करंट में? कौन कौन सी कंपनी में हो, क्या परफॉर्म कर रहे हो अभी अपने डोमेन में? सर गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मैं मॉर्निंग गिरीश। मैं गिरीश, माय नेम इज गिरीश। मैं हम्म। फिनिसिटी में हूँ सर। मैं अभी नेटवर्क में हूँ, हम्म। मतलब वो राउटिंग स्विचिंग में। और एडब्ल्यूएस का नेटवर्क भी अभी मैंने सीखा, वो सपोर्ट के साथ केस रेस करके सीखा, और हम्म। अभी वो हैंडल करता हूँ मैं। हम्म। तो अभी वो सब अभी डेवऑप्स पे और हम्म। कुबरनेटिस पे माइग्रेट हुआ है, तो अभी वो मुझे सीखना ही है। अगर नहीं सीखा तो फिर जॉब हम्म। में प्रॉब्लम, तो फिर अभी ये सीख रहा हूँ मैं आपसे। हम्म। तो अभी आप क्या कर रहे हो बेसिकली? अभी अभी वही एडब्ल्यूएस में वो ट्रांजिट गेटवे का नया वीपीसी बनाओगे, तो फिर उसका अटैचमेंट वगैरह, राउटिंग टेबल में एसोसिएशन बेसिकली प्रोपागेशन। एडब्ल्यूएस पे नेटवर्किंग डोमेन हैंडल करते हो आप, राइट? हाँ सर। यस सर। और अभी कैसा है वो, अभी हम लोग को टेराफॉर्म के थ्रू करने को बोला है, और अभी डेवऑप्स को भी डाल रहे हैं मुझे, तो हम्म। फिर ये सब सीखना है फिर आपको। अच्छा। और और क्या क्या किया आपने कंपनी में? और कुछ नहीं, अभी उधर उन लोग के पास ईकेएस, एडब्ल्यूएस का ईकेएस क्लस्टर है, हम्म। लेकिन वो कुछ शेयर करते नहीं नॉलेज, तो समझता नहीं वो। तो फिर अच्छा। अभी वही सोचा कि कोर्स कर लूँ आपसे। चलो, बहुत बढ़िया। उन लोग के पास वो कॉप्स है, रैंचर क्लस्टर है, वो कुछ भी समझता नहीं। अच्छा, वो समझता नहीं आपको, कॉप्स क्या और एंचर समझता नहीं आपको? हाँ, वो रैंचर क्लस्टर बना रहे हैं अभी वो लोग, एडब्ल्यूएस ईकेएस, तो वो ठीक सब है। करना है। अच्छा। ठीक है, समझ गया मैं। और एक्सपीरियंस कितना है ग्रीस आपको? ये है, ज्यादा है सर, 10 साल से ज्यादा तो 10 साल आपने क्या किया है? हाँ, शुरुआत कहाँ से की ये थी? राउटिंग स्विचिंग में ही क्या काम किया मैंने। अच्छा, मतलब आपका बैकग्राउंड नेटवर्किंग का ही है शुरू से? हाँ, पूरा बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है। तो नेटवर्किंग में आपको एडब्ल्यूएस की सारी नेटवर्किंग अंडरस्टैंड हो जाती है, लेकिन ये जो कुबरनेटिस आपके बीच में आ गया है, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा आपको। हाँ ये सर। है ना? ठीक है। हाँ। विशाल, आप? सर मैं जॉब करता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मेरा काम है AWS with DevOps। टोटल मुझे 6.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ दैट अराउंड 3 ईयर्स इन AWS। 6 ईयर का बेसिकली एक्सपीरियंस अभी है टोटल? फिलहाल ऐसा चल रहा है कि डॉकर कुबरनेटिस करना है। डॉकर तो मैं सेल्फ कर रहा हूँ फिलहाल, और कुबरनेटिस अभी सीख रहा हूँ आपसे। टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपके पास? 6.5। 6.5। और शुरुआत हाँ, किस डोमेन से की थी आपने? बस सिस्टम इंजीनियर था पहले। सिस्टम इंजीनियर, विंडोज या लिनक्स? विंडोज लिनक्स दोनों। उसके दोनों। बाद फिर मैं क्या किया आपने सिस्टम इंजीनियर के बाद? हाँ, उसी कंपनी में 1.5 ईयर के बाद मैं AWS में स्विच हुआ, एडब्ल्यूएस में और कौन अपना सा काम डोमेन कर। किया? मैं हेल्थ हेल्थ डोमेन में था, हमारा क्लाइंट था हेल्थ डोमेन का। वहाँ पे काम करता था मैं AWS के वेरियस सर्विस लाइक S3, ऑटो स्केलिंग, VPC, लोड बैलेंसर्स। देन ECS पे काम किया, ECS पे ब्लू ग्रीन रोल बैक वगैरह डिप्लॉयमेंट किए, क्लाउड वर्स वगैरह की बना EL के स्टैक पे। अच्छा। हाँ, और अभी कुबर डॉकर में ये काम कर रहे हो? वगैरह। हाँ, टेराफॉर्म पर डॉकर कुबरनेटिस नहीं किया मैंने अभी तक। अच्छा, डॉकर कुबरनेटिस अभी तक नहीं किया। हम्म। तो मौका मिल रहा है काम करने का डॉकर कुबरनेटिस में, या फिर जाना चाहते हो? नहीं, अभी मौका मिलेगा, प्रोजेक्ट आएगा, यानी प्रोजेक्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पे है डॉकर कुबरनेटिस। अच्छा। और आपको अपने लेवल पे क्या अंडरस्टैंडिंग है डॉकर कुबरनेटिस को लेके? मैं डॉकर का तो ECS पे काम किया, प्योर डॉकर पे काम नहीं किया, और कुबरनेटिस कुछ नहीं। अच्छा।
मेरा एक ही क्वेश्चन था कि मेरा डॉकर उतना खास नहीं है, तो कुबरनेटिस पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप वेट करो बस। पूरा हाँ। पूरा पिक्चर क्लियर कर दूंगा, डॉकर का क्या रोल है, कुबरनेटिस का क्या रोल है, ओपन सोर्स कुबरनेटिस का क्या रोल होता है, ठीक है। यस AWS यस। कुबरनेटिस का क्या रोल है, एजूर कुबरनेटिस का क्या रोल है, GCP कुबरनेटिस का क्या रोल है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। यस यस। है ना? हाँ, आई ट्रस्ट यू। ठीक है। आर्यन तरुण आपका? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं एक्चुअली टेक इंजीनियर सिस्को में हम्म। सर्वर वर्चुअलाइजेशन स्ट्रीम में, तो मेरा सारा अभी तक एक्सपीरियंस इन सर्वर्स के थ्रू ही रहा है। तो एक्चुअली इट्स अ ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट, बट अब हम लोग हार्डवेयर से थोड़ा सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं, तो आई एम आल्सो डूइंग स्किल एनहांसमेंट। टोटल कितना एक्सपीरियंस है? सर मुझे अभी 9.5 साल का एक्सपीरियंस है इन टोटल। करियर कहाँ से स्टार्ट किया था? मैंने सर एज अ डेटा सेंटर टेक्नीशियन स्टार्ट किया था फ्रॉम TCS, एंड उसके बाद मैं EMC स्क्वायर में था, बी ब्लॉक VX ब्लॉक्स की ट्रबल शूटिंग टीम एज अ सीनियर इंजीनियर। अभी हम्म। फिलहाल मैं यहाँ पे टीम लीड हूँ सिस्को हाइपरफ्लेक्स हम्म। डिपार्टमेंट में। अच्छा, उसके बाद क्या क्या किया आपने? सर मेरा सारा जो भी एक्सपीरियंस रहा है इज लाइक अ ट्रबल शूटिंग डोमेन, जिसमें हम लोगों को लाइक ओवर द सर्वर्स साइड मेजरली, और नेटवर्क साइड में भी थोड़ा बहुत। अच्छा, सर्वर साइड में भी है, नेटवर्क साइड में भी है। राइट। और मेरे को समझ है मतलब सारे क्लाउड्स की कैसे कैसे क्या क्या चीजें काम करती है, बिकॉज आई वाज अ VMware प्रोफेशनल टू। तो तो मेरे को मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है उसका, VMware का भी और लिनक्स का भी, विंडोज का भी। अच्छा, और डॉकर में कुबरनेटिस में कितना अवेयर है, आपको कितना परसेंट नॉलेज है आपके सर लेवल? मुझे कमांड सेट्स याद नहीं रहते, बट आई एम अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, और वो भी मैंने आपसे ही सीखा है। वो एक्चुअली जो आपका मैंने डेवलप का कोर्स पहले लिया था, वो मैंने उसी से कवर किया था, कुबरनेटिस और डॉकर्स की। अच्छा, ठीक है। बाकी मतलब सारे कोर्सेज मैंने आप ही के कवर किए हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। जी सर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, एक तो आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो कितना आइडिया आपके पास कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को लेके? सो मतलब आर्किटेक्चर वी आर अवेयर ऑफ हाउ बेसिकली थिंग्स देखो, वर्क्स। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। आज के टाइम पे मार्केट में क्या चल रहा है, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले थोड़ा सा पुरानी चीजों को 5 मिनट बोलना चाहूंगा बस। उसके बाद सीधे आता हूँ अपने पॉइंट पे। किसी भी कंपनी का जो गोल होता है ना, वो सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करना होता है और उसको कस्टमर पे सेल करना होता है, ठीक है। पहले सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? लैंग्वेज क्या चाहिए सर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती है। जस्ट एक मिनट रुकना, एक पर्सन और आया है, नीतीश। अ, नीतीश, आप बताओगे आप अभी कौन से डोमेन में काम करते हो? बस 2 मिनट आपका लूंगा बस। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? ये सर। आप अभी कौन से डोमेन में हो? मैं सर एक्चुअली बैकअप के बैकग्राउंड से हूँ, तो अभी मैं AWS क्लाउड पे काम कर रहा हूँ। हम्म।
एसक्यूएल टेक्नोलॉजी। अच्छा, और कितना टोटल एक्सपीरियंस है आपको? मेरे साथ 10+ है एक्चुअली। अच्छा, 10+ एक्सपीरियंस है, चलो बहुत बढ़िया। और ये कुबरनेटिस साइट क्या एक्सपीरियंस है? कोई कुछ नहीं है सर, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड द लाइक प्रोग्राम्स। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं जो समझा रहा था वो ये समझा रहा था कि बेसिकलि कंपनी का जो गोल होता है वो होता है सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करना और उसे सेल करना। तो सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए जो सबसे पहले नीड होती है, हमें लैंग्वेज की नीड होती है। कंपनी ने किसी भी लैंग्वेज का सिलेक्शन किया और लैंग्वेज का सिलेक्शन करने के बाद उनके जो डेवलपर्स होते हैं उन्होंने सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर लिया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहाँ करेंगे? एक एनवायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप चूज करते हो उसका अपना एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है। उसके बाद थर्ड पार्टी इन्वायरमेंट भी आते हैं, जैसे बहुत सारे टूल्स आते हैं जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हो। उसके बाद वो कोडिंग जहां पर आप करना है आपको, तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर बनने के बाद आप उसे टेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। फिर उसे जिस सर्वर पे आप उसे डिप्लॉय करना चाहते हो तो आपको एक सर्वर इन्वायरमेंट भी चाहिए। तो पहले कंपनी में क्या होता था कि आपके पास सिर्फ बेयर मेटल का ऑप्शन होता था। बेयर मेटल क्या? ओनली बेयर मेटल का ऑप्शन आपके पास होता था, ओनली बेयर मेटल। अब बेयर मेटल क्या होता है? बेयर मेटल मतलब जस्ट लाइक फिजिकल हार्डवेयर। पहले आपके पास ऐसा कोई वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं था। पहले आपके पास कोई VMware का कंसेप्ट नहीं था, कोई भी ओपन स्टैक जैसी चीजों का कंसेप्ट नहीं था, वर्चुअलाइजेशन था ही नहीं, सिर्फ बेयर मेटल थे। तो टेस्टिंग करने के लिए भी आपको हार्डवेयर चाहिए, प्रोडक्शन के लिए भी आपको हार्डवेयर चाहिए। बेयर मेटल के टाइम पर क्या होता था कि रिसोर्सेज वेस्ट होते थे। रिसोर्सेज क्या हो जाते थे? वेस्ट हो जाते थे। क्यों वेस्ट हो जाते थे? उसका रीजन ये है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में कोई एक एप्लीकेशन रेडी की गई, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को रन करनी है तो आपको क्या चाहिए? एक हार्डवेयर चाहिए। अब हार्डवेयर भी आप जब लोगे तो मिनिमम कम से कम 4 GB रैम लोगे ही लोगे आप। कितना लोगे मिनिमम? 4 GB रैम आपने लिया। हार्ड ड्राइव आप मिनिमम से मिनिमम आप 30 GB हार्ड ड्राइव तो आपको चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए इसके पीछे का रीजन भी बता रहा हूँ अभी मेरे को। और आज के टाइम पे मिनिमम से मिनिमम आपको 2 कोर का CPU चाहिए। क्या चाहिए? 2 कोर का CPU चाहिए मिनिमम से मिनिमम। अब आपके कंपनी में डेवलपर ने जो एप्लीकेशन डिजाइन किया, उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो इनिशियल हार्डवेयर है, इनिशियल इनिशियल का मतलब क्या होता है कि उस एप्लीकेशन को लोड करने के लिए इनिशियल स्टेज पे कितना हार्डवेयर चाहिए। फिर तो लोड बढ़ने के बाद तो कोई लिमिट ही नहीं है कितना हार्डवेयर चाहिए, बट इनिशियल स्टेज में कितना चाहिए। तो किसी भी एप्लीकेशन को लोड करने के लिए जब एप्लीकेशन डिजाइनिंग होती है तो एप्लीकेशन में फिक्स किया जाता है कि इसको जिस हार्डवेयर पे लोड करेंगे तो उस हार्डवेयर में इनिशियल स्टेज में यह हार्डवेयर अवेलेबल होना चाहिए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम इनिशियल स्टेज में मान लो है 300 MB रैम की रिक्वायरमेंट है। 300 MB रैम चाहिए इनिशियल स्टेज में। और आप समझ लो 1 GB के अराउंड डिस्क चाहिए इसको। और 2 कोर CPU का मतलब हो गया 2000 मिली कोर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 मिली कोर CPU चाहिए। MCPU मिली कोर CPU। तो एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए इनिशियल स्टेज पे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट ये है, बट स्टिल आपको इतना देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? ये मिनिमम बता रहा हूं इतना। क्यों आपने इतना दिया है? क्योंकि आपको पता है कि इस एप्लीकेशन को लोड करने से पहले मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है। क्या करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे लोड करना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपने आप में एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसको 2 GB रैम चाहिए, 10 GB हार्ड ड्राइव चाहिए, 1 कोर CPU चाहिए। तो इतना तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेगी, उससे ज्यादा भी ले सकते, राइट।
फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को लोड किया, तो आपकी एप्लीकेशन एक्चुअल में इतना कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रही है। तो अगर आप ओएस को भी दे दिया आपने, मान लो 2 GB रैम, 10 GB हार्ड ड्राइव, 1 कोर CPU, और फिर भी आपने एप्लीकेशन लोड कर दिया, तब भी आपका हार्डवेयर अभी भी बच रहा है। अगर यहीं पे हार्डवेयर 16 GB रैम का होता, तो आप एज्यूम करो कितना हार्डवेयर आपका बच रहा है। अब उस हार्डवेयर का आप यूटिलाइज कब करोगे? उस हार्डवेयर का यूटिलाइज एक केस में हो सकता है। पहला केस ये कि जो आपने एप्लीकेशन लोड की है, उस एप्लीकेशन में आपके कस्टमर, मतलब ट्रैफिक इतना ज्यादा आ जाए, जब ट्रैफिक ज्यादा आएगा तो इसका मतलब रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो ट्रैफिक ज्यादा आ जाए तो आप समझ जाना कि आपका हार्डवेयर यूटिलाइज हो जाएगा, और हार्डवेयर यूटिलाइज हो रहा है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है हार्डवेयर के ऊपर, वो आपको रिकवर होकर मिल जाएगा। लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं आता है तो क्या हो? तो हार्डवेयर ऐसे ही पड़े हुए, यूज नहीं हो रहे, आपने तो पेमेंट करके खरीद लिया, उसको कैसे यूटिलाइज करोगे उस हार्डवेयर को? तो उस हार्डवेयर को यूटिलाइज करने का दूसरा तरीका और था कि ऐसा करते हैं कि इस ओएस के ऊपर ना एक और ऐसी डिफरेंट एप्लीकेशन चला देते हैं, मतलब एक और एप्लीकेशन कंपनी के अंदर है जिसके लिए हार्डवेयर बाय नहीं करते हैं, इसी हार्डवेयर पर उसे चला देते हैं। तो डेफिनेटली आप चला सकते हो, नो डाउट। लेकिन जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पे लोड करने आते हो, तो आपने देखा होगा कि इसी एप्लीकेशन को लोड करने से पहले एक डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर भी लोड करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा। आपने देखा कि मान लो अगर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने अपना कोई एप्लीकेशन बनाया, तो उस एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करने से पहले मुझे डॉट नेट डालना पड़ता है। कभी देखा आपने, एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कभी इस चीज को? किया होगा, है ना? पहले डॉट नेट डालना पड़ेगा। जावा की कोई एप्लीकेशन है तो उसको लोड करने से पहले जावा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया तो पाइथन आपको लोड करना पड़ेगा। तो मान लो मैं पहली वाली एप्लीकेशन लोड करने से पहले मुझे डॉट नेट डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना पड़ा, और डॉट नेट का 1.1 मैंने इंस्टॉल किया था। अब दूसरी एप्लीकेशन लोड करने आ रहा हूं, उसको भी डॉट नेट चाहिए, लेकिन उसके लिए डॉट नेट का डिफरेंट वर्जन चाहिए। तो एक ही ओएस में डॉट नेट के दो डिफरेंट वर्जन नहीं होते कभी। रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, एक को हटाना पड़ेगा। मान रहे हो मेरी बात को? क्योंकि अंडरलाइन हार्डवेयर, अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही, अंडरलाइन कर्नल तो एक ही है। तो एक ही एप्लीकेशन के दो दो वर्जन कैसे होंगे? नहीं होंगे ना, एक ही होगा। तो मान लो पहली वाली एप्लीकेशन डॉट नेट का 1 मांगता है, दूसरी वाली एप्लीकेशन डॉट नेट का 2 मांगता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर दूसरी एप्लीकेशन चलाने के लिए डॉट नेट 2 डाल देते हो तो पहली बंद हो जाएगी। तो फिर हार मान के आपको क्या करना पड़ता था? हार मान के आपको नया हार्डवेयर ही लेना पड़ता था। हार मान के आपको नया हार्डवेयर ही लेना पड़ता था। हाँ, अगर मान लो पहली एप्लीकेशन के लिए डॉट नेट है, दूसरी एप्लीकेशन के लिए जावा है, तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। या पहली एप्लीकेशन के लिए भी डॉट नेट का 1.1 है, तो दूसरी एप्लीकेशन के लिए भी डॉट नेट का 1.1 है, तो चल जाएगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन समस्या यहां पे आके फंस जाती है। तो ऐसे कब तक आप करोगे? आपको दूसरा ही हार्डवेयर लेना पड़ता था। दूसरा हार्डवेयर लेने के बाद तो दूसरे हार्डवेयर के साथ भी यही केस है। अब देखो, ऐसे देखा जाए तो कितने सारे वेयर मेटल्स आप यूज कर रहे हो, जिस हर एक बेटर वेयर मेटल की रिसोर्सेस वेस्ट हो रहे हैं। जैसे आपको आपकी पर्सनल लाइफ से कोरिलेट करने की कोशिश करता हूं। मान लो आपका कोई सिटी है, ये आपकी सिटी का एरिया है। मान लो आपका सिटी जो है 50 किलोमीटर का सिटी है। क्या है? मान लो मैं दिल्ली की बात करता हूँ, 100 किलोमीटर का दिल्ली है, 100 किलोमीटर, राइट? और दिल्ली का पूरा लैंड एक्यूपाई हो चुका है। 2 मिलियन लोग दिल्ली में रहते हैं, पूरा लैंड एक्यूपाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने एक एक फ्लोर के मकान पे रह रहे हैं, सब लोग अपने एक एक फ्लोर के मकान पे रह रहे हैं, और पूरा का पूरा लैंड इन्होंने एक्यूपाई कर रखा है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस दिल्ली के अंदर मुझे 10 मिलियन लोग और ऐड करने हैं, उनके लिए भी रेसिडेंस रेडी करना है, 10 मिलियन और ऐड करना है। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि लैंड को एक्सपेंड किया जाए, लैंड एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो आपने देखा है हाई राइज फ्लोर्स का ऑप्शन आ चुका है। सेम लैंड में आप एडजस्टमेंट कर, तो वैसे ही यहां पर कंसेप्ट है।
जो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है। आता हूं अभी इस पॉइंट को समझाने। तो इसके बाद इन प्रॉब्लम को देखते हुए मार्केट में क्या आया, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया। क्या आया? वर्चुअलाइजेशन। तो जब वर्चुअलाइजेशन मार्केट में आया तो क्या हुआ कि हार्डवेयर पे हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते, हार्डवेयर के ऊपर पहले हम वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल करते थे, और वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल करने के बाद फिर हम छोटे छोटे वीएम्स बनाते थे। ठीक है। और ये जो मेन हार्डवेयर होता था, फिजिकल हार्डवेयर, उसको हम टुकड़ों में डिवाइड करके एक एक वीएम को उसकी नीड के अकॉर्डिंग असाइन कर देते थे। तो मान लो अगर मेरे पास यहाँ पर इस हार्डवेयर के ऊपर मेरे पास 64 GB का रैम है। कितना है? 64 GB रैम है मेरे पास टोटल। यहाँ पर मेरे पास क्या है? टोटल 64 GB का रैम है। मेरे पास 5 TB की हार्ड ड्राइव है, और मेरे पास 32 कोर का सीपीयू है। 32 कोर का क्या है? सीपीयू है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला, मैंने VMware इंस्टॉल किया, और VMware इंस्टॉल करने के बाद मैं छोटे छोटे वीएम्स बना रहा हूँ। एक एक वीएम को 4 4 GB रैम असाइन कर रहा हूँ। जैसे ही वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल करते हो तो फिजिकल हार्डवेयर आपका डिवाइड टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो आप। तो मैंने 4 4 GB रैम इसको असाइन किया, 2 कोर सीपीयू इसको दे दिया, 10 30 GB हार्ड ड्राइव इसको दे दिया। ऐसे ही करके मैंने बहुत सारी वीएम्स बना ली, और एक एक वीएम पे एक एक एप्लीकेशन चला रहा हूँ। और आपको लग रहा है कि आपने हार्डवेयर को, रिसोर्सेज को बचा लिया, बट अगर देखा जाए तो अभी भी हार्डवेयर रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। क्यों? एक एक वीएम पे आपको एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ रहा है। फिर अगर इस पे एप्लीकेशन चल रही है, अगर वो पूरा हार्डवेयर नहीं यूज कर पा रही, वर्चुअल हार्डवेयर पूरा यूज नहीं हो पा रहा, तो भी वेस्टेज है। इसको हम लोग कहते थे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो इसको देखते हुए फिर मार्केट में सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन लॉन्च हो गया। और सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन में ऐसा होता है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपको बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की जरूरत नहीं है। आपको बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की जरूरत नहीं, ये आपका हार्डवेयर है, आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो बस। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाल दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो। जैसे मैंने डॉकर इंस्टॉल कर दिया। अब क्या बोलता है? डॉकर इंस्टॉल करने के बाद ये कहता है कि अब आप क्या करो, यहाँ पर कंटेनर्स बनाओ। कंटेनर। और ये कंटेनर आपका ज्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर के ऊपर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपने एक बार लोड किया। क्यों लोड किया? क्योंकि मेरे को डॉकर इंस्टॉल करना था। उसके बाद अब आपके बनेंगे कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की जरूरत नहीं। जब यहां पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की जरूरत नहीं, तो आपके रैम तो ऐसे ही बच गए 2 GB, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हट गया। वर्चुअलाइजेशन के केस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम था बीच में, था ना यहाँ पे। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हट गया। क्यों हट गया? अब आप बोलोगे यार एप्लीकेशन कैसे चलेगी? एक एप्लीकेशन को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए ना। एक एप्लीकेशन को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो बिल्कुल ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल यूज करेगा। तो ठीक है, ये कंटेनर इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल यूज कर रहा है, तो ये कंटेनर क्या करेगा? तो ये कंटेनर भी इसी का कर्नल यूज करेगा। अब आप बोलोगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्या? अब दिमाग में क्वेश्चन आएगी ना कि सारे कंटेनर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को यूज कर रहे हैं, तो अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट। क्यों नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि एक एप्लीकेशन को चलने के लिए उनको सेपरेट लाइब्रेरी, बाइनरी और सेल, ये 3 चीज की जरूरत होती है बस, जो डेडिकेट होना चाहिए। लाइब्रेरी, बाइनरी और सेल, ये 3 चीज की जरूरत होती है जो डेडिकेट होना चाहिए बस। तो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इन 3 चीजों को यूज करके छोटी छोटी इमेज बनाई गई, छोटी छोटी इमेज बनाई गई, लाइब्रेरी, बाइनरी और सेल। उन इमेज का साइज आप देखोगे तो 10 MB मिलेगा आपको। 10 MB मिलेगा, पता है। और हर टाइप की इमेज मिल जाएगी, और वो 10 MB की इमेज आप क्या करोगे? यहाँ पे डिप्लॉय कर दोगे। तो वो इस इमेज के अंदर क्या है? लाइब्रेरी, बाइनरी, सेल यहाँ पे आ चुकी है। कर्नल कहाँ से यूज कर रहा है? इस ओएस का कर्नल शेयर कर रहा है, बाकी सब कुछ डेडिकेट है। उसके बाद आप क्या करोगे? आपको अपनी ये एप्लीकेशन यहाँ पे लोड करनी थी, जिसके लिए डिपेंडेंसी जावा थी 1.1, तो आप इसके अंदर जावा 1.1 लोड कर दोगे। फिर आप इस एप्लीकेशन को लाके यहाँ पे लोड कर दोगे। जैसे ही आपने इस एप्लीकेशन को यहाँ पे लोड किया, तो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन इसके अंदर चल रही है, और इस एप्लीकेशन को लगेगा मेरा सब कुछ सेपरेट है। क्यों सेपरेट है? क्योंकि लाइब्रेरी, बाइनरी, सेल सेपरेट हो गया।
और ये कितना हार्डवेयर यूज करेगा, जितना इसको चाहिए 300 MB यूज करेगा, उससे ज्यादा नहीं, बाकी सब इसी के पास रहेगा। और इसको लगेगा मेरा सब कुछ डेडिकेट है। अब दूसरी एप्लीकेशन चलानी है तो दूसरा कंटेनर मेरे पास है, दूसरे कंटेनर पे मैं ऐसे लाइट वेट इमेज डालूंगा, सेपरेट लाइब्रेरी बाइनरी सेल आ गई, मैंने डिफरेंट एप्लीकेशन चला दिया, इसको लगेगा मैं भी सेपरेट बैठा हूं। तो इस तरीके से आप देखो, तो आप 64 GB में अगर मान लो 20 सर्वर चला पा रहे थे, तो यहाँ पे 64 GB में आप 20,000 सर्वर एप्लीकेशन चला सकते हो। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट समझ आ रहा है? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट रुका। सॉरी। तो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी मार्केट पे आ गई और लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। पहले जब ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आई तो हम लोग इसको ना टेस्टिंग पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज करने लग गए। जैसे कि मान लो अगर मेरे को कोई एप्लीकेशन एक बार कॉन्फ़िगर करके देखना है यार कैसे वर्क कर रही है, तो मैं बेयर मेटल मशीन ना लेकर, वीएम पे मशीन ना लेकर, एडब्ल्यूएस क्लाउड में जाके इंस्टेंस ना लेकर, एजूर क्लाउड में जाके वीएम ना लेकर, मैं क्या करने लगा कि अपने ही लैपटॉप में कंटेनर डॉकर सॉफ्टवेयर डाला और मैंने कंटेनर बना के वहीं टेस्टिंग करने लगा। तो एटलीस्ट मेरा टेस्टिंग वहीं पे हो गया, तो मुझे वीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ रही अब। ऐसे जो डेवलपर्स होते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बना के उनको सेल्फ टेस्टिंग करनी है, तो उन्होंने जब वो सेल्फ टेस्टिंग करना चाहते थे तो सेल्फ टेस्टिंग के लिए उनको जो वीएम चाहिए थी, जो सिस्टम एडमिन से वो रिक्वेस्ट डालते थे यार मेरे को एक वीएम दे दो, विंडोज बेस, लिनक्स बेस, मैक बेस, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया उस पर टेस्टिंग करनी है, तो रिक्वेस्ट जनरेट करते थे, प्रॉपर अप्रूवल अप्रूवल का प्रोसेस चलता था, टाइम टेकिंग लगता था। तो जब से कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई तो डेवलपर भी डॉकर की नॉलेज अपनी स्किल्स में ऐड करता है और अपना डॉकर के थ्रू कंटेनर बनाता है और वहीं पे अपनी लाइट वेट इमेज डाल के अपनी एप्लीकेशन लोड करके टेस्ट कर लेता है। तो इस तरीके से चलने लगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2012 13 14 की है। बहुत ज्यादा यूज करते थे लोग अपने पर्सनल लेवल पे, टेस्टिंग पर्पस पे। लेकिन धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके गया यार ये तो जस्ट लाइक एक कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा है इंडिविजुअल, तो क्यों ना इसको प्रोडक्शन पे शिफ्ट किया जाए। तो प्रोडक्शन पे जब शिफ्ट करने की बात आई तो बात निकल के आती, ठीक है आप इसे प्रोडक्शन पे शिफ्ट तो कर दोगे, बट इसका मैनेजमेंट कैसे हैंडल करोगे, है ना? इसके ऊपर आप लोड बैलेंसर कैसे सेटअप करोगे, इसकी ऑटो स्केलिंग कैसे सेटअप करोगे, इसकी हाई अवेलेबिलिटी कैसे सेटअप करोगे, इसका डिजास्टर प्लानिंग कैसे सेटअप करोगे, बहुत सारी चीजें निकल के आई खुल के। तो फिर मार्केट में धीरे धीरे मैनेजमेंट टूल लॉन्च होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ सर? मैनेजमेंट टूल लॉन्च होना स्टार्ट हुआ। तो डॉकर कम्युनिटीज ने अपना डॉकर सॉम लॉन्च कर दिया। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है।
लेकिन जैसे ही डॉकर सॉम आया, डॉकर सॉम आते ही मार्केट में क्यूबरनेटिस लॉन्च हो गया। क्या हुआ? क्यूबरनेटिस लॉन्च हो गया। डॉकर सॉम आते ही मार्केट में क्या हुआ? क्यूबरनेटिस लॉन्च हो गया। डॉकर फॉर्म भी अच्छा था, बट डॉकर फॉर्म के साथ प्रॉब्लम ये थी कि डॉकर फॉर्म को मैनेजमेंट करने वाली कंपनी डॉकर थी। आपको फुल्ली कंट्रोल देती नहीं थी, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करती थी, ओपन सोर्स प्रोडक्ट था नहीं, और उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं था। अब क्यूबरनेटिस भी 2014 में लॉन्च हो गया। क्यूबरनेटिस के साथ ये था कि एक तो ये ओपन सोर्स था, एक तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते थे, और प्लस ये लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फेमस था। कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो आप, ये कभी थकेगा नहीं, ऐसी इसकी कहानियां थी। इससे भी बड़ा एक प्लस पॉइंट ये था कुबरनेटिस का कि कुबरनेटिस मार्केट में आने से पहले गूगल नाम की कंपनी गूगल नाम की कंपनी लॉन्च करने से पहले कुबरनेटिस गूगल कंपनी ने लाया। पता है आपको? ये बात पता है सबको, या अभी पता लग रहा है? Yes, पता है। पता है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गूगल कंपनी ने इसे मार्केट पे लाया, और गूगल कंपनी मार्केट में लाने से पहले 10 ईयर्स उसको पहले अपने डेटा सेंटर में यूज किया उन्होंने। 10 ईयर्स, इसका मतलब पता है क्या है? जब हम लोग कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी देखे भी नहीं थे ना, और सुने भी नहीं थे, उसके पहले से गूगल कंपनी उसे यूज करती, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी के पहले से गूगल कंपनी अपने एनवायरनमेंट में यूज कर रही थी प्रोडक्शन पे। और प्रोडक्शन पे यूज कर रही तो मैनेजमेंट टूल चाहिए, तो मैनेजमेंट टूल उनके पास था, क्यूबरनेटिस, वो यूज कर रहे थे। फिर बाद में उन्होंने पब्लिक को डोनेट किया, बोला ये हमारा प्रोडक्ट है, हम इसे पब्लिक डोनेट कर रहे हैं। और जब गूगल कंपनी यूज करती थी तो बोर के नाम से यूज करती थी, फिर उन्होंने डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद फिर कंपनी एक निकल के आई, लिनक्स फाउंडेशंस, और लिनक्स फाउंडेशंस नाम की कंपनी उसके ऊपर सारे अपग्रेडेशन, अपडेशन, मॉडिफिकेशन की, और आज उसका मेंटेनेंस वगैरह लिनक्स फाउंडेशन करती है, उसका एग्जाम कंडक्ट भी लिनक्स फाउंडेशन करती है। तो इस तरीके से मार्केट में क्यूबरनेटिस चलने लगा, तो हर एक कंपनी क्यूबरनेटिस की साइड जाने लगी, जाने लगी, जाने लगी। लेकिन क्यूबरनेटिस यूज करने से भी लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलने लगी। जैसे क्यूबरनेटिस ओपन सोर्स है, क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप आप लगाते हो तो आपको कोई भी इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यूबरनेटिस में कोई भी इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट नहीं है सर। आप क्यूबरनेटिस ले जाओ, अपने प्रोडक्शन पे डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। कल को कोई प्रॉब्लम आएगी, लिनक्स फाउंडेशन आपको सपोर्ट नहीं देगी, ना ही गूगल देने वाली, आपको अपने लेवल पे सॉल्व करनी है। क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप ही अपने आप में इतना डिफिकल्ट है कि 25% मैन पावर आप क्लस्टर सेटअप पे ही लगा देते हो, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर मैन पावर कॉस्ट, बहुत सारी चीजें। तो क्यूबरनेटिस को यूज करने के लिए जो जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलता था लोगों को, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत सारी कंपनी ने निकाला। जैसे AWS कंपनी ने निकाला, एजोर कंपनी ने निकाला, गूगल कंपनी ने अपना अलग निकाल के दिया, और कहा कि आप सेल्फ मैनेज कुबरनेटिस यूज ना करके आप क्या करो, आप मैनेज कुबरनेटिस सर्विस ले लो। क्या करो? मैनेज। समझना लाइन को बहुत ध्यान से, सेल्फ मैनेज कुबरनेटिस ना ले यूज करके मैनेज कुबरनेटिस सर्विस ले लो। क्या ले लो? मैनेज कुबरनेटिस सर्विस ले लो। क्या ले लो? मैनेज कुबरनेटिस सर्विस। और जब आप मैनेज कुबरनेटिस सर्विस लेते हो तो फिर भाई साहब, एक क्लस्टर को सेटअप करने के लिए जो भी माथापच्ची आपको करना पड़ता था सेल्फ मैनेज में, उससे आप बच जाओ, उससे आप बच जाओ। आपको क्लस्टर सेटअप, अब आपको लग रहा होगा सर क्लस्टर सेटअप करना क्या ही बड़ी बात है, कर लेंगे।
ऐसा नहीं है। क्लस्टर सेटअप में भी बहुत सारी चीजें हैं। क्लस्टर सेटअप में भी आपको मास्टर नोड की हाई अवेलेबिलिटी बना के रखना पड़ेगा, वर्कर नोड की हाई अवेलेबिलिटी बना के रखना पड़ेगा। पता होना चाहिए मास्टर नोड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स, किस तरीके से उसकी डिजाइनिंग होती है। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पर कंफर्म करो एक बार। यस सर। क्लियर है Yes, सबको? sir. उसके बाद अगर मैं क्लस्टर लेवल की बात करूं, थोड़ा पहले समझते हैं कि सेल्फ मैनेज में क्या प्रॉब्लम्स आती थी। ये तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, इन डेप्थ समझते हैं, तब आप समझ पाओगे कि मैनेज क्यूबरनेटिस यूज करने का बेनिफिट क्या है। जब तक सेल्फ मैनेज क्यूबरनेटिस के ड्रॉबैक्स एक एक पॉइंट्स नहीं क्लियर होंगे, तब तक आपको मैनेज क्यूबरनेटिस का बेनिफिट समझ में नहीं लगेगा। देखो, अगर मान लो मेरे को सेल्फ मैनेज की बात करता हूं भाई, तो सेल्फ मैनेज के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिजिकल नेटवर्किंग आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। ठीक है, नेटवर्किंग आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए नेटवर्किंग? देखो, आप अगर क्लस्टर सेटअप करते हो, आप अगर क्लस्टर सेटअप करते हो तो डेफिनेटली है कि आप पहले डिसीजन लोगे कि मैं क्लस्टर पे कितने नोड रख रहा हूं। मान लो मैंने नोड रखा 8, मैंने 8 नोड रखा, ठीक है। ये 2 नोड मेरे मास्टर हो जाएंगे और बाकी मेरे क्या हो जाएंगे, 6 नोड मेरे वर्कर है। ये 8। अब एक बात बताओ, नेटवर्किंग क्यों चाहिए? आप ये 8 नोड आप ला कहां से रहे हो सर? ये 8 नोड या तो आप बेयर मेटल खरीदोगे, ठीक है, बेयर मेटल खरीदोगे, या फिर उसके ऊपर आप हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन करो और उसके ऊपर आप 8 वीएम इस तरीके से बना लो। ऐसा भी कर सकते हो, नो डाउट। या फिर ये 8 नोड आपने AWS पे गए और 8 इंस्टेंस आपने ले लिए, ऐसा भी कर सकते हो। एजोर क्लाउड पे गए, वहां पे 8 इंस्टेंस ले लिया, ऐसा भी कर सकते हो। गूगल क्लाउड पे गए, 8 इंस्टेंस ले लिया, ऐसा भी कर सकते हो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे आप ऑन प्रेमाइसिस में 8 पेयर मेटल मशीन खरीदो, तो आपको इनकी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी पहले कि भाई कौन से में कौन सी आईपी डालनी है। तो आपको स्विच चाहिए, राउटर चाहिए, फायरवॉल चाहिए, आईएसपी का कनेक्शन चाहिए, सब कुछ चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले मुझे बता दो ये। राइट राइट। चाहिए ना? Yes, sir. फिर उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा हर एक मशीन में। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप डालोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डालें भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम डालने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर मैं इनकी थोड़ी सी सेल्फ मैनेज कुबरनेटिस के साइट जाऊं, सेल्फ मैनेज कुबरनेटिस की साइट अगर मैं साइट चलूं, ठीक है, तो यहां पर देखो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, बिफोर यू बिगन, कह रहा है आपको ना कुछ नॉलेज होना चाहिए सेल्फ मैनेज से पहले। क्या नॉलेज होना चाहिए? कह रहे कंफर्टेबल लिनक्स होस्ट होना चाहिए, राइट। The Kubernetes project provides generic instruction for the Linux distribution based on the Debian, Red Hat, and those distribution without a package manager. कह रहा है 2 GB और मोर ऑफ रैम पर मशीन। कह रहा है जितने भी नोड लगाओगे हर मशीन में 2 GB या 2 GB से ज्यादा होना चाहिए। 2 CPU और उससे ज्यादा होना चाहिए। कह रहा फुल नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल मशीन इन द क्लस्टर, पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क फाइन। कह रहे सारे मशीन का आपस में कनेक्टिविटी होना चाहिए, पिंग पुंग सब करना चाहिए। ये आपको पहले करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या कहता है? कह रहा है यूनिक होस्ट नेम, मैक एड्रेस, प्रोडक्ट यूआईडी, एवरी नोड, सी हियर फॉर मोर डिटेल। फिर क्या कह रहा है? सर्टेन पोर्ट आर ओपन ऑन योर मशीन, सी हियर। क्या मतलब है? कह रहा है ठीक है भाई, आपने
कर तो दिया, लेकिन इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने फायरवॉल होते हैं, फिर हो सकता है कि इनके ऊपर कोई फायरवॉल लगा हो। तो कुछ पोर्ट्स का ध्यान रखना जो ओपन होना चाहिए। जैसे मास्टर नोड के अंदर डिफरेंट सर्विस चलती है तो डिफरेंट पोर्ट पे काम करता है, तो उससे रिलेटेड पोर्ट वहां ओपन होना चाहिए। वर्कर नोड पे डिफरेंट सर्विस चलती है तो वो सर्विस जिस पोर्ट पे काम करती है उससे रिलेटेड पोर्ट वहां पे ओपन होना चाहिए। तो ये नॉलेज आपको पहले होना चाहिए कि भाई पोर्ट वगैरह कैसे खोलते हैं, सारी चीजें। तो अगर मैं यहाँ पर आकर देखूं तो मुझे बता देगा रिक्वायर्ड पोर्ट। तो ये चीजें ना कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। देखो ये कह रहा है कंट्रोल प्लेन मतलब मास्टर नोड में, कह रहा है मास्टर नोड में आपकी एपीआई सर्विस चलेगी, ईटीसीडी डेटाबेस चलेगा, क्यूबलेट एपीआई चलेगा, क्यूब शेड्यूलर चलेगा और क्यूब कंट्रोलर चलेगा। ये सारी सर्विस इस पर्टिकुलर पोर्ट पे काम करती हैं। तो जिसको आप मास्टर नोड बनाओगे उन नोड में ये सारी सर्विस आपको डालनी पड़ेगी, तो उस नोड में ये पोर्ट आप ओपन रखना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का फायरवॉल होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फायरवॉल में पोर्ट ओपन कर रखना। ओएस आपके नोड के आगे कोई फायरवॉल होगा आपका तो वो फायरवॉल में पोर्ट ओपन रखना। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ऐसी वर्कर नोड में कह रहा है ये चीजें। तो इन चीजों का आपको पहले आइडिया होना चाहिए ये सब कैसे करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है स्वैप कॉन्फ़िगरेशन, द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ क्यूबलेट वाज फेल टू स्टार्ट इफ स्वैप मेमोरी वाज डिटेक्टेड ऑन अ नोड। स्वैप हैज बीन सपोर्टेड सिंक वर्जन 1.22 एंड सिंक वर्जन 1.28। स्वैप इज सपोर्टेड फॉर द सी ग्रुप वर्जन 2 ओनली। आपने कभी स्वैप का कंसेप्ट सुना है आप में से किसी ने? ये हम लोग डिसेबल करते हैं, मेमोरी रिलेटेड होता है। राइट, उसका कंसेप्ट पता है, उसका रीजन क्या है? हाँ हाँ, कुछ मेमोरी रिलेटेड होता है एंड डिसेबल रिक्वायर्ड होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के टाइम। रीजन क्या है, स्वैप का कंसेप्ट क्या है, अगर हम थोड़ा सा बात करें। मेमोरी वेस्ट होती थी शायद, क्या क्या? मेमोरी वेस्ट होती थी तो उसका स्वैप हुआ। और कोई? स्वैप कॉन्सेप्ट। नीतीश, ग्रीस, आर्यन, और कोई बताएगा? देखो लिनक्स के अंदर ना पहले सन सोलारिस नाम की कंपनी थी जिन्होंने स्वैप का कंसेप्ट लॉन्च किया था, ठीक है, मार्केट में। वो कॉन्सेप्ट क्या करता था, मान लो अगर मेरा ये लिनक्स का सर्वर है, ठीक है। अब मैं इस लिनक्स के सर्वर के ऊपर मेरे 16 GB रैम है। कितना है? इस लिनक्स के सर्वर के ऊपर मेरा 16 GB का रैम है। अब क्या होता था कि इसके अंदर मेरी एप्लीकेशन चल रही है। अब मान लो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रहा है और एकदम से 16 GB रैम अगर यूटिलाइज हो जाए तो सर्वर का क्या होगा, आप बताओ जरा। देखो पहले तो ना तो क्लस्टर का कंसेप्ट हुआ करता था, ना तो ऑटो स्केलिंग का कंसेप्ट होता था। कुछ था क्या पहले? अगर 15-20 साल पहले बात करें, था क्या? नहीं था ना। क्लस्टर का कंसेप्ट भी 2012-13 में आया आई थिंक, ढंग से जो यूज होने था। पहले कुछ नहीं था, पहले क्या था, बेयर मेटल। पहले बेयर मेटल का कंसेप्ट होता था कि भाई एक ही हार्डवेयर है, उसी पे हैवी कॉन्फ़िगरेशन दे दो, उसी पे एप्लीकेशन चला दो और ड्राइव कर दो। अब वो कभी डाउन हो जाता था तो वेबसाइट डाउन पड़ जाती थी। तभी आपको देखना पड़ता था कि रात में भाई किसी की सर्वर डाउन है, आईआरसीटीसी 2 दिन से बंद पड़ा हुआ है, एचडीएफसी बैंक 2 दिन से उसकी साइट नहीं खुल रही। क्यों नहीं चल रही? सर्वर मेंटेनेंस चल रहा। तो ना तो ऑटो स्केलिंग का कंसेप्ट है, ना तो क्लस्टर का कंसेप्ट है। अगर ये सारे कंसेप्ट होते तो कभी डाउन टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखो तो ना तो आपको कभी एसबीआई बैंक डाउन देखने को मिलेगा, जो आज से ठीक 5 साल पहले देखने को मिलता था। देखा होगा ना, आज से 5 साल 6 साल पहले आपको देखने को मिलता था कि एसबीआई की साइट डाउन है। आज कुछ नहीं हो रहा। हम लोग ऑनलाइन नहीं लॉग इन कर पा रहे थे, करते थे तो लिख के आता था कि सर्वर मेंटेनेंस में। बट आज नहीं मिलता देखने में। तो पहले क्या हुआ करता था बेयर मेटल के केस में, कि अगर आपका रैम पूरा यूटिलाइज हो गया तो सर्वर के साथ क्या होगा, सर्वर हैंग हो जाएगा। तो फिर एक कंसेप्ट लाया गया था स्वैप मेमोरी का। तो कहा जाता है कि आपके पास जो हार्ड ड्राइव होगी ना, उस हार्ड ड्राइव से आप कुछ पार्टीशंस निकालें, राइट, कुछ साइज निकालें। जैसे मैंने 16 GB रैम है तो मैंने 32 GB हार्ड ड्राइव से स्पेस निकाला और मैंने इसको एज अ स्वैप मेमोरी कॉन्फ़िगर कर दिया। तो जब मैं इसको एज अ स्वैप मेमोरी कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो ये एज अ रैम की तरह बिहेव करेगा। अब ये रैम की तरह कैसे बिहेव करेगा पता है? मान लो मेरा 16 GB रैम, फिजिकल रैम जो यूज हो रहा है, ठीक है। अब अगर उस फिजिकल रैम के ऊपर
कुछ ऐसे प्रोसेस भी पड़े होते हैं जो स्लिप मोड में पड़े हैं, जो यूज नहीं हो रहे हैं। तो अगर मान लो 16 GB रैम मैक्सिमम लिमिट में पहुंच जाती है, तो जो प्रोसेस स्लीप मोड में पड़े होंगे वो प्रोसेस क्या होंगे, स्वैप मेमोरी में शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट हो गया ना, स्वैपिंग का मतलब क्या है, स्वैप कर दिया आपने। तो जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे तो फिजिकल रैम खाली हो गई। तो जब फिजिकल रैम खाली हो गई तो नया प्रोसेस को हैंडल करने के लिए रेडी हो गई, तो सर्वर डाउन नहीं होगा, हैंग नहीं होगा। बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, ये जस्ट एक वार्निंग मैसेज दिया दिया जाता था कि भाई फिजिकल रैम फुल हो गया, स्वैप मेमोरी यूज होने लगी है, अब आप प्लान कर लो अपना मेमोरी, फिजिकल मेमोरी को बढ़ाने का। तो लेकिन एक्सीडेंट से तो बच जाते थे हम लोग। एक्सीडेंट से बच गया ना कि एकदम से लोड आ गया भाई, क्या करोगे आप? समझ आई मेरी बात यहाँ पर? क्लियर हुआ? Yes. तो बस इन्हीं को देखते हुए अब क्यूबरनेटिस क्या कहता है, कहता है मेरी एप्लीकेशन देखो इस टाइप से, मैं ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता मैं। मेरी जो एप्लीकेशन है हाई इंटेंसिव वर्कलोड के साथ रन होने वाली चीज़ें हैं, तो मैं स्वैप को सपोर्ट नहीं करता, आप स्वैप बंद करें, उन्होंने बोल। तो क्यूबरनेटिस एप्लीकेशन लोड करने से पहले स्वैप आपको बंद करना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? तो ये वही कह रहा है कि स्वैप बंद करिए। कह रहा है पहले यहां तक सपोर्ट करता था, फिर यहां पे भी सपोर्ट किया, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। बट तब भी परफेक्ट नहीं चल पाता। क्या बोल रहा है, द नो स्वैप फीचर गेट ऑफ द क्यूबलेट इज बीटा बट डिसेबल बाय डिफॉल्ट। तो बेटर है। आगे क्या बोल रहा है, यू मस्ट डिसेबल स्वैप इफ क्यूबलेट इज नॉट प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर टू यूज स्वैप फॉर एग्जांपल। तो कह रहा है प्रॉपर अगर वर्क नहीं करता तो बेटर स्वैप बंद कर। तो स्वैप बंद करने की कमांड ये है, परमानेंट बंद करने की कमांड ये है। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि आपको ना एसी लिनक्स भी बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एसी लिनक्स। तो लिनक्स के अंदर एक एडवांस परमिशन होती थी एसी लिनक्स, तो कह रहा है इसको भी बंद करके रखो, इस पर भी बिलीव नहीं करता मैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। अब ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको कहता है क्लस्टर बनाने के लिए अब आपको एक कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आपको हर नोड में कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर डालो, डॉकर। फिर आप क्या करो, क्यूबलेट आप इंस्टॉल करो। क्यूबलेट क्या होता है पता है आपको? क्यूबलेट एजेंट होता है, एजेंट। जैसे आपने बोला ये मास्टर नोड है, मास्टर नोड के अंदर जो कंपोनेंट चलेंगे वो वर्कर नोड से कैसे बात करेंगे, तो इन सब में एजेंट इंस्टॉल होता है। तो क्यूबलेट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लस्टर बनाने के लिए क्यूबेडियम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जो कमांड स्टार्ट होती है क्यूबनेटिस की वो होती है क्यूबसीटीएल से। तो ये 4 सॉफ्टवेयर पहले आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपनी मशीन में। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? उसके बाद अब बात आती है भाई क्लस्टर सेटअप करना। अभी देखो आपने अभी कुछ किया नहीं है सर, क्लस्टर पे सेल्फ मैनेजमेंट कुछ किया नहीं है। अभी आपने सिर्फ क्या किया, मशीनें लगाई हैं और आपने फिजिकल नेटवर्किंग की है। अगर ऑन प्रेमाइसेस में कर रहे हो तो वहां पे फिजिकल नेटवर्किंग के लिए स्विच, राउटर, फिर वो आईपी एड्रेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी कौन कौन सी होती हैं आपको पता होना चाहिए। क्लास डी और क्लास सी हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास डी यूज होती है फॉर दी मल्टीकास्टिंग के लिए, क्लास ई यूज होती है फॉर दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्लास ए बी सी यूज होती है। और क्लास ए बी सी में भी प्राइवेट रेंज डेडिकेट है, वो यूज हम लोग करते हैं। फिर स्विच कॉन्फ़िगरेशन, राउटर कॉन्फ़िगरेशन, फिर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन अलग से करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आईएसपी से कनेक्शन लेना पड़ेगा इंटरनेट पे जाने के लिए, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो चलेगी यहाँ पर, आपके जो कस्टमर आएंगे एक्सेस करने तो इंटरनेट से ही आएंगे ना, तो आईएसपी से कनेक्शन लेनी पड़ेगी अलग से, ये सब करना पड़ेगा। अगर ये सब आप, ये मशीन आप एडब्ल्यूएस में बना रहे हो तो एडब्ल्यूएस में वीपीसी कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो लोग नेटवर्किंग में काम करते हैं, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद फिर वीपीसी का वहां पे सब कुछ आ जाता है, वो करना पड़ेगा। फिर ये सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। अब सॉफ्टवेयर डालने के बाद अब आप डिसाइड करोगे कि ये नोड में किसको मास्टर बनाए और किसको वर्कर बनाए।
क्योंकि अभी तो सारे एक जैसे ही नोड है। तो अब आप डिसीजन लोगे कि मुझे जो क्लस्टर डिप्लॉयमेंट कुबरनेटिस की जो कॉन्फ़िगरेशंस अंदर करनी है वो कैसे करनी है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है कंट्रोल प्लेन मोड। क्या होता है कंट्रोल प्लेन मोड? जो यहां पर मैंने आपको दिखाया था, ये कंट्रोल प्लेन मोड। दूसरा होता है हार्डवे मोड। कंट्रोल प्लेन और हार्डवे। कंट्रोल प्लेन में क्या होता है? कंट्रोल प्लेन मोड का मतलब होता है कि आप कॉन्फ़िगरेशंस बाय स्क्रिप्टिंग और टूल। क्या? क्यूबरनेटिस की कॉन्फ़िगरेशंस बाय स्क्रिप्टिंग और टूल। और टूल के थ्रू कर रहे हो। क्या क्या आ जाता है? कॉप्स भी एक टूल है, ठीक है। क्यूब एडियम भी आपका एक टूल है एक प्रकार से। एनसिबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली इनमें होता क्या है? इनमें होता कुछ नहीं है सर। इनमें कहा जाता है कि आप जिस नोड में बैठ के आपने, जैसे मान लो क्यूब एडियम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं इस नोड पे गया और मैंने क्या रन कर दिया? क्यूब एडियम कमांड रन कर दी। क्या कर दी मैंने यहां पर? क्या कमांड रन कर दी सर मैंने यहां पर? क्यूब एडियम। तो जैसे ही मैंने क्यूब एडियम रन किया तो इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि मास्टर नोड बनाने के लिए क्या क्या करना है। वो सब कुछ अपने आप कर देगा सर, सब कुछ अपने आप। सब कुछ अपने आप का मतलब क्या है? सब कुछ अपने आप का मतलब है कि मास्टर नोड के लिए जो एपीआई सर्वर चाहिए वो यहां पर बन जाएगा। जो ईटीसीडी डेटाबेस चाहिए बन जाएगा। जो शेड्यूलर चाहिए वो बन जाएगा। जो कंट्रोल मैनेजर चाहिए वो बन जाएगा। क्यू प्रॉक्सी बन जाएगा। कोर डीएनएस बन जाएगा अपने आप। पता है ये स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। और ये सारी चीजें जो बनेंगी ना, वो सारी चीजें कहां बनेंगी? इट सेल्फ कंटेनर पे बनेंगी। क्यू प्रॉक्सी कंटेनर पे बनेगा, ईटीसीडी कंटेनर पे, शेड्यूलर कंटेनर पे। हालांकि यहां पर क्यूबरनेटिस के केस में कंटेनर के ऊपर एक लेयर होती है पॉड, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट एक्चुअल कंटेनर पे ही जाके बन रहा है। तो ये कंटेनर पे बनेगा, ये कंटेनर पे, ये कंटेनर पे, ये कंटेनर पे, ये कंटेनर, सब कंटेनर में बन गए। और फटाफट आपको विद इन 5 मिनट्स आपका क्लस्टर रेडी हो जाएगा। क्या है? मास्टर नोड बन गया है। फिर आपको एक वो दे देगा, टोकन दे देगा, और कहेगा वर्कर नोड में जाके ये टोकन आप लोड करो। तो ये सारे वर्कर नोड इसके साथ जुड़ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सारे कंपोनेंट्स बनाएगा, और सारे कंपोनेंट्स को एक्सेस करने के लिए, मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से बात करने के लिए, ये लोग बीच में ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करते हैं, टीएलएस सर्टिफिकेट का। वो सर्टिफिकेट भी सबके लिए अपने आप बना लेगा, इंटीग्रेट कर देगा एक दूसरे से। एक नोड दूसरे नोड से जब बात करेगा तो यहाँ पे भी टीएलएस ऑथेंटिकेशन यूज होता है। उसके लिए भी सर्टिफिकेट वगैरह बना देगा, इंजेक्ट कर देगा, सब कुछ कर देगा। कुछ आपको नहीं करना। ये स्क्रिप्ट है एक प्रकार से, ये टूल है एक प्रकार से। सब रेडी करके आपको फटाफट दे देगा। 5 से 10 मिनट्स में आपका मास्टर नोड बना दिया, क्लस्टर बना दिया, रेडी। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? क्लियर है? Yes, sir. दूसरा तरीका होता है हार्डवे मोड। हार्डवे, हार्डवे का मतलब होता है कि सारे कंपोनेंट्स आप कंटेनर पे नहीं, सिस्टम डी में लोड करोगे। ओएस के अंदर डायरेक्ट सिस्टम डी में, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट कॉन्फ़िगर करके, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट ऐसे करके करोगे हार्डवेयर मोड, जिसके अंदर आपको एपीआई बनाओ, डेटाबेस खुद बनाओगे, शेड्यूलर खुद बनाओगे, कंट्रोलर खुद बनाओगे, प्रॉक्सी खुद बनाओगे, कोऑर्डिनेट्स खुद बनाओगे, आपस में इंटीग्रेट करोगे, इनके कम्युनिकेशन के लिए सर्टिफिकेट खुद जनरेट करोगे, आपस में इंटीग्रेट करोगे, सब कुछ मैनुअल करोगे। दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर मोड। इन सब चीजों को करने में इतनी दिक्कतें आती हैं, इतनी दिक्कतें आती हैं, इतनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हर
365 डेज के बाद सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो रहा है। फिर कोई स्टोरेज चाहिए तो स्टोरेज इंटीग्रेशन की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, कोई इंग्रेस कंट्रोलर चाहिए तो इंग्रेस कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, फिर मॉनिटरिंग करवाना है तो मॉनिटरिंग की सर्विस अलग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, फिर ग्राफिकल के फीचर चाहिए तो ग्राफिकल की फीचर्स अलग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। सब कुछ करना पड़ रहा है। दैट इज अ कॉल सेल्फ मैनेज क्यूबरनेटिस। और मैनेज क्यूबरनेटिस में क्या बेनिफिट है? कहता है कि जाइए, ये सब मिलेगा आपको, ये सब आप देख सकते हो, सब एक एक चीज खोल खोल के देख सकते हो, लेकिन कहता है आपको करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट मुझे कमांड दे दो, मैं करके दे दूंगा फटाफट। मैनेज कुबरनेटिस में वो फटाफट फटाफट आपको करके सब कुछ दे देगा। इनकी हाई अवेलेबिलिटी देख लेगा, इसकी क्लस्टरिंग देख लेगा, सब कुछ रेडी करके दे देगा फ्यू मिनट्स में, और कहेगा आप जस्ट यूज करो, आप इन इन हार्डवेयर के पीछे अपना समय बर्बाद मत करो, मेरे को दे दो करने को, बस आप मुझे रेंट दे देना। ये सेल्फ मैनेज कुबरनेटिस था। और अभी जो मैंने बताया वो मैनेज कुबरनेटिस है, जो प्रोवाइडेड बाय एजोर कंपनी, प्रोवाइडेड बाय एडब्ल्यूएस कंपनी। तो एडब्ल्यूएस कंपनी प्रोवाइड करती है लाइक ईकेएस, जिसका नाम है इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। एजोर प्रोवाइड करती है एकेएस, एजोर कुबरनेटिस सर्विस। गूगल कंपनी प्रोवाइड करती है जीकेई, गूगल कुबरनेटिस सर्विस। तो प्रोडक्शंस के लिए बेस्ट फॉर मैनेज कुबरनेटिस सर्विस। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ फोकस रखना चाहते हो अपने बिजनेस के साथ, राइट, आप अपने मैन पावर अननेसेसरी यहां से मैं बर्बाद नहीं करना चाहते हार्डवेयर के साथ। क्योंकि देखो ना, क्लाउड पे जाने का मोटिव क्या है? हर कंपनी आज क्लाउड पे क्यों जा रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर से के कॉस्ट से बचने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस से बचने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने मैन पावर कंपनी लगा देती थी, 400-400 मैन पावर, उनसे बचने के लिए क्लाउड पे गई ना। तो जब कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है, तो यहां पर भी ऑप्शन है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो माथापच्ची करना पड़ता था, उससे बचने के लिए इन्होंने अपना मैनेज क्यूबरनेटिस प्रोवाइड कर दिया। है सब कुछ भाई, यहां पर भी सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। समझ आई मेरी बात यहां पर? हाँ जी, जी सर। क्लियर है ना सबको? यस सर। चलो, तो यहीं पे ड्रॉप करता हूँ, आज कल मिलता हूँ। कोई डाउट है, अभी सवाल है किसी को? नो सर। चलो, कल मिलते हैं, ठीक है। अपनी अपनी ईमेल आईडी भेज देना, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँ। ओके। ओके।